इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के गवर्नर जनरल से वाइसराय तक कवर करेंगे। इसको ये पार्ट वन रहेगा। इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। ये एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फर्स्ट वारेन हेस्टिंग होगा, उसके बाद लास्ट में हमारा माउंटबेटन आएगा। 1773 से 1997 तक पूरा ये वीडियो होगा। इसमें हम पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के अंडर में क्या एक्ट्स आए, कितने बैटल हुए, क्या पॉलिसीज लगाई और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, ये सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। गवर्नर जनरल को पूरा टाइमलाइन कवर करने में एक दो टर्मिनोलॉजी जान लेना ज़्यादा अच्छा है। एक टर्मिनोलॉजी है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक है वाइसरॉय। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टर्मिनोलॉजी आती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टर्मिनोलॉजी आती है चार्टर एक्ट 1833 से। और वाइसरॉय आती है 1858 वाले एक्ट से। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 वाला एक्ट में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा विलियम बेंटिक। वाइसराय बनेगा फर्स्ट कैनिन। यहाँ पे विलियम बेंटिक ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहेगा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। सेम कैनिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में देखते हैं क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या रैंडम फैक्ट्स है। इसमें रैंडम फैक्ट्स भी हम देखते जाएंगे। ओनली टू बी इम्पीच्ड, ended द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये इसको रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया हुआ था 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है दीवानी राइट्स, जहाँ पे वो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट उनको मिल जाएगा। और नवाब ऑफ बंगाल के साथ रहता है निजामत राइट, जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ब्रिटिश के पास पैसा था बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। नवाब के पास पैसा नहीं था बट इनके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चलाने की स्टेट को। सॉरी। इसी सिस्टम को डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और इसको हेस्टिंग्स ने बंद किया। हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड का रेगुलेटिंग एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बनाया जाता है। 1781 एक्ट के अंदर में जुरिस्डिक्शन पावर गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का डिमार्केट किया जाता है। मॉडर्न इंडिया में हम रेवेन्यू सिस्टम के एक अलग ही चैप्टर है और इसमें हम बस इस जो टाइमलाइन है गवर्नर जनरल से लेके वाइसराय तक में, इसमें हम जो जो रेवेन्यू सिस्टम किस किस गवर्नर जनरल के अंडर में हुआ स्टार्ट हुआ या फिर कुछ चेंजेस आए उसको बस देखते जाएंगे फैक्ट्स की तरफ। वैसे ही एक रेवेन्यू सिस्टम हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया, वो है इर्जादारी सिस्टम। इर्जादारी सिस्टम बेसिकली पहले तो ये शाहजहां ने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें होता है कि रेवेन्यू राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इसको ऑक्शन कर दिया जाता था हाईएस्ट बिडर को। सिंपली हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दीवानी अदालत कलेक्टर के अंडर में और फौजदारी अदालत क्रिमिनल केसेस के लिए, ये सिविल केसेस के लिए, एक क्रिमिनल केसेस के लिए। और दोनों के केस में सदर दीवानी और सदर फौजदारी अदालत अपील के लिए मुर्शिदाबाद में बनाई गई। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच। एक हम मॉडर्न इंडिया में चैप्टर पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में रिलेशन, ये रिलेशन कब से
तो जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आती है और लास्ट में एक एम्पायर बनाती है और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना ब्रिटिश राज खड़ा करती है, उस टाइम पीरियड में जो जो इनके ब्रिटिश कंपनी और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन डेवलप होगा उसको पॉलिसीज वाइज पढ़ते हैं। उसी पॉलिसीज में से एक है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच। इसको हेस्टिंग्स ने चलाया। इसमें बफर जोन बनाए जाते थे ताकि कंपनी के फ्रंटियर्स और कंपनी के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। एग्जाम्पल, अवध को फोर्टिफाई किया जाता है, बफर जोन बनाया जाता है ताकि बंगाल को बचाया जा सके अफगान और मराठा रेट से। हेस्टिंग्स ने जो पहले बैटल में ट्रेजरी मुर्शिदाबाद ले गई थी, उस मुर्शिदाबाद से वापस उसने कलकत्ता लेके आया ताकि मराठा रेट से बचाया जा सके। हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड का ट्रीटी ऑफ सूरत होता है, पुरंदर होता है, सालभाई होता है। फर्स्ट मराठा वार भी हेस्टिंग्स ने देखा और ट्रीटी ऑफ सालभाई साइन होती है 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सवाई माधवराव के साथ। यहाँ पे ब्रिटिश को साल सिटी मिल जाता है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है सेकंड मैसूर वॉर के बाद। फर्स्ट मैसूर वॉर हेस्टिंग से पहले होता है। फर्स्ट रोहिला और सेकंड रोहिला दोनों इसी के टाइम में हुआ। एक मैगजीन फेमस है बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्ता सिक्की इसका पूरा नाम है। कलकत्ता मदरसा 1781 हेस्टिंग्स का है लोकल लॉ और कस्टम्स के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स इसी के टाइम पीरियड में बना। ये यहाँ पे एक रैंडम फैक्ट है, चार्ल्स विल्किंस, ये इसने भगवत गीता ट्रांसलेट किया 1794 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से 1793। ये वही कॉर्नवालिस है जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वॉशिंगटन से हार के आए हुए थे। इनको यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यहाँ आने के बाद उनको ये पूरा एश्योरेंस किया जाता है कि आपको इंडिया को फर्म हैंड से होल्ड करके रखना है ताकि ब्रिटिश एम्पायर लूज ना करे। इसके लिए वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आएगा। उसमें सबसे पहला चेंजेस होगा कॉर्नवालिस कोड, और इनको अपना कैलिबर प्रूव करना है तो बहुत सारे चेंजेस करेंगे ही। यहाँ पे सोवरेनिटी ऑफ लॉ, जुडिशियल रिफॉर्म, इक्वालिटी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सारे जैसे टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ लॉ और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया जाएगा सिविल जुरिस्डिक्शन से। ये फुल फ्लेज्ड सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करेगा। इन सारे चेंजेस को लेके इसको बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इसी ने एसपी का पोस्ट क्रिएट किया। और सिविल सर्विसेज में आउटसाइड इन्फ्लुएंस और करप्शन को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत लोग अपने फेवरेटिज्म करते थे, उसको रोकने के लिए सीनियोरिटी बाय प्रमोशन, प्रमोशन बाय सीनियोरिटी का प्रिंसिपल स्टार्ट करेगा। इसके अलावा इसने ऐसा कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम हायर पोस्ट इन सिविल सर्विसेज, ऐसा सिस्टम बनाएगा रिजिड ताकि इंडियंस हायर पोस्ट को अचीव ना कर पाए। जैसे हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में इजादारी सिस्टम हुआ था, उसी कॉर्नवालिस इसको और अच्छा करेगा, बेहतर करेगा और एक नया रेवेन्यू सिस्टम लेके आएगा जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट तो मॉडर्न इंडिया में सभी ने पढ़ा ही होगा। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आता है। इसको बनाने में सर जॉन शोर इसको हेल्प करेगा। ये पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वेस्टर्न यूपी के, ईस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे जमींदार को ही लैंड ओनर्स समझा जाएगा और पूरा लैंड रेवेन्यू डेसेनियल सिस्टम पे बेस किया जाएगा और सेटल कर दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 10/11 पार्ट कंपनी को जाएगी, मतलब ब्रिटिश को जाएगी, और 1/11 पार्ट जमींदार खुद रखेगा अपने खर्च के लिए, मेंटेनेंस के लिए या फिर कमीशन समझ ले। ये कैश और अग्री प्रोड्यूस दोनों में किया जाता। जमींदार टेनेंट्स को पट्टा देगा। पट्टा क्या है? रिकॉर्ड ऑफ लैंड, जिसपे टेनेंट अपना रेंट पे करेगा। ये पूरा सिस्टम हेरिडेटरी भी था और ट्रांसफरेबल भी था। कॉर्नवालिस को बहुत मानते हैं। उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यूरोपियन स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए। इसके अलावा सर्विसेज को पूरे उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू, जुडिशियल, कमर्शियल। और कलेक्टर को सिर्फ रेवेन्यू और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रखा, बाकी सारे को मतलब सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ये इसने स्टार्ट कर दिया।
फौजदारी कोड जो हेस्टिंग के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ उसको ये रिप्लेस करेगा सर्किट कोर्ट से। 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, एक कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। दीवानी अदालत को लोअर कोर्ट्स के साथ रिप्लेस कर देगा और सदर दीवानी सदर निजाम कलकत्ता में बनाए जाएंगे। 1791 के बाद संस्कृत कॉलेज बनारस में बनेगा जोनाथन डंकन द्वारा, ये हिंदू लॉज और फिलोसफीज को पढ़ने के लिए। इससे पहले कलकत्ता मदरसा बन चुका है। इनके टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट बैटल है थर्ड मैसूर वॉर, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन किया जाएगा। इनके बाद आते हैं जॉन स्टोर 1793 से 98। इनके टाइम पीरियड का एक ही पॉलिसी फेमस है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। यहाँ पे बेसिकली था नेबरिंग कंट्रीज में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, नॉन इंटरफेरेंस। नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, इन सारे में कोई इंटरवेंशन नहीं करना है ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को बचाया जा सके, क्योंकि उनसे भी लड़ने लगेंगे तो फ्रंटियर्स कैसे सिक्योर होंगे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वेलेस्ली 1798 से 1805। इनके टाइम पीरियड का सब्सिडरी अलायंस सबसे ज़्यादा फेमस है। सब्सिडरी अलायंस, पहले तो एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, उसका नाम है डुप्लेक्स, उसी का आइडिया है, उसी ने स्टार्ट किया हुआ था। बाद में इसको वेलेस्ली और अच्छे से मॉडिफाई करके पैन इंडिया लेवल पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसके फीचर्स आते हैं परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन द किंगडम, और उनको मेंटेनेंस के लिए वो किंगडम ही पेएबल रहेगा। ब्रिटिश रेसिडेंट्स वहाँ रहेंगे, और किंगडम कोई भी यूरोपियन को विदाउट प्रायर कंसल्टेशन ऑफ द ब्रिटिश किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ नहीं रख सकते थे। बेसिकली इनका था कि फ्रेंच या फिर किसी और को रख के मिलिट्री आर्मी ट्रेन करना या फिर डिप्लोमेसी, ये ऐसे सारी चीज़ों में हेल्प लेना, ये अलाउ नहीं करते थे। किसी भी स्टेट के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते थे, वार नहीं कर सकते थे, डिप्लोमेसी नहीं कर सकते थे विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। और ये इन पांचों के अगेंस्ट में ब्रिटिश को देते थे प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। एक्चुअली वो इंटरफेयर करते ही थे। यहाँ पे एक कोड देखने को मिलेगा HMT AM PVS, ये है क्रोनोलॉजी, कौन से स्टेट सब्सिडरी अलायंस में कैसे कैसे जाते हैं। सबसे पहला आता है हैदराबाद, फिर आता है मैसूर, फिर आता है तंजौर, फिर आता है अवध, और M है M फॉर मराठास, तो मराठास में सबसे पहले जाते हैं पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया, होलकर सबसे लास्ट में जाते हैं। वेलेस्ली ही स्टार्ट करता है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में न्यू इंडियन सिविल सर्विसेज के रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए इंडिया में ही, क्योंकि ट्रेनिंग होती थी लंदन में, लेकिन इसको 2 साल के अंदर में बंद कर दिया जाएगा और वापस से लंदन में ही ट्रेनिंग होगी। और ये बहुत दिनों तक चलेगी, बहुत सालों तक, मोर देन 50-60 ईयर्स। जॉर्ज बार्लो 1805 1807 इसका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड का एक ही इम्पोर्टेंट है, वेल्लोर म्यूटिनी। वेल्लोर म्यूटिनी को फर्स्ट बची थे ब्रिटिश कंपनी में। 1857 वाले रिवोल्ट से पहले का ये बहुत ही मेजर रिवोल्ट है, इसको आप पूरा डिटेल में भी कवर करेंगे रिवोल्ट्स वाले चैप्टर में। इनके बाद आता है लॉर्ड हास्टिंग्स 1813 से 1823। इसके टाइम पीरियड का ये यहाँ पे है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को ये खत्म करेगा और नेपाल के साथ वार में जाएगा, और ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में साइन करेंगे, और बहुत सारे नेपाल के पार्ट्स को ये लोग कैप्चर कर लेंगे और इंडिया में उसको मिलाएंगे। हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड का दो रेवेन्यू सिस्टम बहुत फेमस है, एक रोयतवारी, एक महलवारी। अगर इंडिया का मैप ऐसे क्रिएट करें और देखें तो ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट का जोन, ये हो गया रैतवारी का जोन, और ये हो गया महलवारी का जोन। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, ये हो गया मद्रास और सेंट्रल प्रोविंस वगैरह में कुछ पॉकेट्स, और फिर बॉम्बे,
असम, सिंध और महलवारी का पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोन रहेगा। पंजाब, हरियाणा, ये जोन रहेंगे। रैयतवाड़ी को स्टार्ट करेगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ये पहले स्टार्ट होगा 1820 में मद्रास में, और बाद में इसको प्रमोट किया जाएगा नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाला बात यह है कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को लैंड ओनर समझा जाता था, लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में लैंड राइट्स पीजेंट्स के साथ रहेंगे, ना कि जमींदार के साथ। और पीजेंट रेस्पॉन्सिबल रहेंगे डायरेक्ट पेमेंट टू द स्टेट। पिछले वाले परमानेंट सेटलमेंट वाले सिस्टम में जमींदार पे करते थे स्टेट को, यहाँ पे पीजेंट सबलेट कर सकते थे, मॉर्टगेज कर सकते थे अपने लैंड को। मालवारी सिस्टम को स्टार्ट किया था हॉल मैकेंजी 1822 नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। यहाँ पे विलेजेस को क्लब करके एक विलेज हेडमैन को दे दिया जाता था टास्क रेवेन्यू कलेक्शन का। हास्टिंग्स के टाइम पीरियड में पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंटेंसी स्टार्ट होती है। पार्लियामेंटेंसी मतलब ब्रिटिश पावर पारामाउंट है। अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट्स कुछ भी करना चाहता है तो उसको बिना परमिशन लिए हुए नहीं कर सकते, और उनको सबऑर्डिनेट करके ही रहना है। इसके बाद आता है हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बनाया जाता है डेविड हेयर और राजा राम मोहन द्वारा। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड का है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई जाती है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आती है। और पिंडारी वॉर इनके टाइम पीरियड का इम्पोर्टेंट है। Sorry। इसके बाद आता है एमहर्स्ट 1823 से 1828। बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बर्मा का वॉर एक ही टाइम का। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन होती है 1826 में। बर्मा से 1 मिलियन पाउंड ये लोग पैसा लेंगे। आसाम, मणिपुर, अरकन, तेनसरीम, ये सारे प्रोविंसेस ये लोग कैप्चर कर लेंगे। इनके बाद आता है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। इनके टाइम में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, डेवलपमेंट्स हुए। 1800 चार्टर एक्ट 1833 के अंडर में यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा विलियम बेंटिक। इनके टाइम पीरियड में सती को अबॉलिश किया जाएगा 1829 में। यहाँ पे इनको हेल्प करेंगे राजा राम मोहन रॉय। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में इसको पूरा कवर करेंगे। सप्रेशन ऑफ ठगीज इसी के टाइम पीरियड में हुआ। इसके इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्ट लॉज सब पास करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस में जब भी आएगा सब किसने ठगी सप्रेस किया, बेंटिक की उसका नाम मारेंगे। इन्फेंटिसाइड्स और चाइल्ड सेक्रीफाइस को इसने बैन किया। ये सारे सोशल रिफॉर्म्स इन लोग के पार्ट, इन लोग के जो भी एक्टिविटी थी उसमें कवर करेंगे। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 के अंडर में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया जाएगा मकौले के अंडर में। वहीं से रिग्रेसिव लॉज स्टार्ट होंगे, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आईपीसी का नाम बीएनएस कर दिया और सीपीसी का नाम, सीआरपीसी का नाम बीएनएनएस कर दिया। भारत न्याय संहिता, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्यों चेंज किया, इसका वन लाइन आंसर है डीकोलोनाइज हिस्ट्री। सिर्फ इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ही डीकोलोनाइजेशन नहीं है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, डीकोलोनाइजेशन ऑफ लिटरेचर, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ताकि आप पूरी तरह से कॉलोनियल हिस्ट्री से बाहर आ सके। इसके बाद बेंटिक के टाइम पीरियड में वर्नाक्युलर लैंग्वेज स्टार्ट होंगे कोर्ट्स में। 1835 का रेजोल्यूशन बहुत फेमस है। यहाँ पे इंग्लिश को माना जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। एक्चुअली में 1833 वाले एक्ट के अंडर में 1 लाख का फंड आता है एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये कैसे यूज करना है और किस टाइप से एजुकेशन को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे एक डिबेट फेमस है। उस डिबेट का नाम है एंग्लिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटल लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, किसको फेवर किया जाए। तो इन लोगों ने 1835 वाले मिनट में सेटल किया कि इंग्लिश ही रहेगा एडुकेशन का मीडियम, और यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। कॉलेजेस और स्कूल्स बनाए जाएंगे। एलिमेंट्री स्कूल्स को ये लोग छोड़ देंगे, मास एजुकेशन को ये लोग इग्नोर कर देंगे। इनका मकसद होगा लेस पीपल को इंग्लिश एडुकेट करना, उसके बाद ऑटोमेटिक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की तरह
एजुकेशन मासेज में आगे निकल जाए, अब आगे बढ़ता जाएगा। बेंटिक के टाइम पीरियड में होती है ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप रंजीत सिंह के साथ। यहाँ पे ये मैसूर, कूर्ग और सेंट्रल का चाचर को ये लोग एनेक्स करेंगे। बेंटिक प्रोविंशियल कोर्ट जो कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था उसको ये बंद कर देगा। सदर दीवानी और सदर निज़ाम इलाहाबाद में बनाया जाएगा और ये फिर एसपी के पोस्ट को एबॉलिश कर देगा। इसके बाद आते हैं मेटकाफ। मेटकाफ को बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, क्योंकि इससे पहले वाला टाइम पीरियड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे प्रेस के ऊपर। उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को ये रिमूव करके बन जाएगा लिबरेटर। इसके बाद आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड का एक ही पॉलिसी फेमस है, फॉरवर्ड पॉलिसी इन अफगानिस्तान, जिससे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हो जाएगा और यहाँ पे ब्रिटिश पूरी तरह से बैटल हारेंगे। अफगान वॉर और फॉरवर्ड पॉलिसीज को ग्रेट गेम्स के कॉन्सेप्ट में, ग्रेट गेम्स एक अलग ही पूरा का पूरा अपना थ्योरी है, उसमें इसको समझ सकते हैं कि क्यों पहले ब्रिटिश, फिर रसिया, फिर यूएस, हमेशा अभी चाइना घुस रहा है अफगानिस्तान में। तो ग्रेट गेम्स में आप इसको समझ सकते हैं कि ऑकलैंड ने क्यों फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आया, और बाद में लिप्टन भी इसको जाएगा और सेकंड अफगान वॉर करेगा, उसको आगे देखेंगे। फिर आते हैं हार्डिंग। 1844 से 1848 इनके टाइम पीरियड का फर्स्ट एंग्लो वॉर होता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है 1846 में। यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को ये लोग बंद करेंगे, ह्यूमन सेक्रीफाइस को बंद करेंगे। इनके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल 1858 वाले एक्ट से पहले में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि इन अभी तक गवर्नर जनरल जो भी थे एक्सपेंशन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, बैटल कर रहे थे, लैंड कैप्चर कर रहे थे। ये आते हैं एक्सपेंसिव पॉलिसीज को पूरी तरह से एकदम पीक पे क्लाइमेक्स ले जाने के लिए। तो ये एक्सपेंशनिस्ट गवर्नमेंट गवर्नर जनरल था। ये आते ही पहले तो एंग्लो सिख वॉर करेगा और पंजाब को अनेक्स करेगा। और क्योंकि इसको एक्सपेंशन ही करना था तो वैसे ही ये पॉलिसीज लेके आएंगे। इनके सबसे फेमस पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ पे अडॉप्टेड सन अगर किसी भी किंगडम में रहेगा तो वो किंगडम एनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिश कंपनी द्वारा। यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी है कि कौन कौन से किंगडम इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले प्रिंसिपल पे कनेक्ट किए जाएंगे। इसमें SJSBUJN ये एक निमोनिक है। यहाँ पे सतारा, जैतापुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। यूपीएससी बीपीएससी मैक्सिमम यू झांसी और नागपुर का ही क्वेश्चन डाल के कुछ ना कुछ रैंडम पूछता है। इसके बाद अवध को एनेक्स किया जाएगा मिस गवर्नेंस पे, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। बेथिंग कॉलेज बनाया जाएगा कलकत्ता फीमेल कॉलेज, ये एशिया में सबसे पहला फीमेल कॉलेज था। डलहौजी के टाइम पीरियड में वुड डिस्पैच आएगा 1854 का। यहाँ पे इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश तो ये अगेंस्ट रहेगा ओरिएंटल एजुकेशन में और प्रो यूरोपियन रहेगा। प्राइमरी स्कूल्स में वर्नाकुलर को प्रमोट किया जाएगा, हाई स्कूल्स में एंग्लो वर्नाकुलर को इम्प्रोव किया जाएगा और कॉलेज के लिए इंग्लिश रखा जाएगा। इन लोग का मानना था कि यूरोपियन लर्निंग विल इंप्रूव मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया और क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। पूरा का कहानी ये है कि ये लोग को चाहिए था ब्राउन स्किन वाले पीपल विथ टेस्ट ऑफ वाइट मैन और एडुकेटेड क्लर्क चाहिए थे इनको। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, सेकुलर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि 1835 के बाद स्टार्ट हुआ था, उसको ये लोग खत्म करेंगे और यहाँ पे एडवोकेट करेंगे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास एजुकेशन के लिए। डलहौजी समर कैपिटल बनाएगा शिमला में। चार्टर एक्ट 1853 में ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट। रेलवे का मिनट आएगा 1853 में, फर्स्ट रेलवे लाइन बनेगी बॉम्बे से थाने इसी टाइम पीरियड में। टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म आएगा। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बनेगा कलकत्ता टू आगरा। डलहौजी को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पब्लिक वर्क करने के लिए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1854 में बनाएगा। इन्हीं के टाइम पीरियड में विडो रीमैरेज एक्ट 1856, इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर
से प्रमोट करेंगे, हेल्प करेंगे, बट ये ड्राफ्ट किया जाएगा डलहौजी, लेकिन पास करेगा इसको कैनेज। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजर इंप्रूवमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए डलहौजी को मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। सेपरेट पीडब्ल्यूडी इन एवरी प्रोविंस। रैंडम फैक्ट से कुछ, टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर, रेलवे लाइन 1853, कॉटन मिल 1854 बॉम्बे में, और जूट मिल 1855 रिसड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे।